वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप लोगों में से कोई सोच सकता है कि कोई शख्स -40 डिग्री टेम्परेचर और 40,000 फीट की बुलंदी पे भी जिंदा रह सकता है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। यानी माउंट एवरेस्ट से भी 10,000 फीट की मजीद बुलंदी पे जिंदा क्या कोई रह सकता है? तो आइए चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ। अपनी पहली स्टोरी पे आने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाऊंगा और उसके बाद हम आएंगे अपनी मेन स्टोरी लाइन के ऊपर। 2019 की बात है। हीथ्रो एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी के फासले पे एक काउंटी है जहां पे बहुत ही अमीर लोग रहते हैं। एक दोपहर का वक्त था और एक शख्स अपने कमरे में बैठा टीवी देख रहा था। तो अचानक उसको एक जोरदार धमाके की आवाज आती है। वो जल्दी से निकलकर बाहर देखता है तो देखता है कि उसके मार्बल फ्लोरिंग में एक बहुत बड़ा गड्ढा पड़ा हुआ है। जब वो थोड़ा करीब जाके उसको मजीद देखता है तो वो देखता है कि वहां पे एक बर्फ की सिल जैसी कोई चीज है जो वहां मौजूद है। वो काफी परेशानी के आलम में उस चीज के थोड़ा और करीब जाता है और करीब जाकर जब देखता है तो वो कोई बर्फ की सिल नहीं बल्कि एक इंसान की लाश है। वो फौरी तौर पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कॉल करता है और पुलिस वहां पे वाक़े पे पहुंचती है। और जब वो पहुंचती है और थोड़ी सी तहकीक की जाती है तो पता चलता है अभी कुछ ही टाइम पहले हीथ्रो एयरपोर्ट पे नैरोबी से एक जहाज ने लैंड किया है। नैरोबी कीनिया से वो फ्लाइट थी हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन के लिए। और ये शख्स उसके लैंडिंग बॉक्स के अंदर बैठा हुआ था जो इलीगली तौर पे वहां से कीनिया से लंदन आना चाहता था। करीब कोई 2000 फुट की बुलंदी रही होगी जब वो इंसान वहां से नीचे गिरा और वो पूरी तरह से उसकी जो बॉडी थी वो बिल्कुल एक बर्फ की सिल बन चुकी थी। क्योंकि आपको पता है कि इतनी इतनी हाइट के ऊपर इंसान का सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो क्या कहते हैं, चलें अपनी मेन स्टोरी की तरफ। तो कहानी स्टार्ट होती है 1995 में ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक खालिस्तान तहरीक जो पंजाब में चल रही थी उसके खिलाफ किया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार तकरीबन अपने इख्तितामी मराहिल में था और ख़त्म हो चुका था, लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और पुलिस इस टाइम तक मुतहर्रिक थी कि आखिर इस तमाम ऑपरेशन, इन तमाम चीज़ों के पीछे है कौन। वहीं पंजाब के एक शहर में दो भाई रहते थे, विजय सैनी और प्रदीप सैनी। प्रदीप की उम्र लगभग कोई 23 साल थी और इसी तरह विजय सैनी की एज 19 साल थी। दोनों कार मैकेनिक थे। प्रदीप का एक ख्वाब था कि वो अच्छा कार मैकेनिक बन सके, वहीं उसका भाई भी उसके नक्शे कदम पर चल रहा था। दोनों अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रहे थे। एक छोटी सी फैमिली थी और बहुत ही उनके जो आसपास के पड़ोस के लोग हैं वो उनकी काफ़ी तारीफ भी किया करते कि दोनों भाई जब भी किसी को मदद की ज़रूरत होती थी तो ये सबसे पहले वहाँ पहुँचते थे। लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कुछ ऐसे लिंक्स और कुछ ऐसी फुटस्टेप्स मिले जहाँ पता चला कि ये दोनों भाई ब्लू स्टार और खालिस्तान तहरीक में इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। वहीं पुलिस ने इन दोनों को तंग करना शुरू कर दिया। इन दोनों ने कई बार अपनी बेगुनाही के सबूत पेश किए, लेकिन पुलिस इस बात को मानने से बिल्कुल रजामंद नहीं थी कि आप दोनों इस तहरीक में शामिल नहीं थे और उनको बार बार तंग करने लगी। पुलिस स्टेशन बुलाने लगी, उनके घर तक आने लगी। जब वो उनके घर तक आने लगी तो तब प्रदीप सैनी को, जो कि बड़ा भाई था, उसको लगा कि अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं, अब हमें पंजाब से चले जाना चाहिए। अब हमें यहाँ से किसी ऐसी जगह चले जाना चाहिए जहाँ ये पुलिस और ये सब हमारा पीछा ना कर सके, क्योंकि हम बेगुनाह हैं, हमने कुछ किया नहीं है। लेकिन हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और पुलिस इस बात को मानने को तैयार नहीं है। बार उन्होंने अपनी बेगुनाही के सबूत दिए, लेकिन पुलिस नहीं मानी। जैसे कि आपको पता है कि पंजाब में हमारी साइड पे पाकिस्तान में और इंडिया में भी बहुत से लोगों की जो रिलेटिव्स हैं वो या तो ब्रिटेन में होते हैं या कनाडा में होते हैं या अमेरिका में होते हैं। प्रदीप के भी कुछ जानने वाले ऐसे थे जो कि ब्रिटेन में थे, जो ब्रिटेन में रहते थे। तो उसने सोचा कि क्यों ना पंजाब से निकला जाए और यूके जाया जाए, लंदन जाया जाए। जब उसने लंदन जाने के लिए सारी चीज़ों का बंदोबस्त करना शुरू किया तो उसको पता चला कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो यहाँ से लंदन जा सके। उसने एक तस्कर, जो एक स्मगलर है, उससे कांटेक्ट किया और उससे बात की कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। उसको अपनी पूरी कहानी सुनाई तो उसने कहा, देखो भाई, तुम्हारे पास इतने पैसे तो है नहीं कि तुम लीगली तौर पे यहाँ से ब्रिटेन यूके जा सको, तो मैं तुम्हें इलीगली तौर पे यहाँ से वहाँ भेज दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें जो जहाज़ होता है, जहाज़ का जो लगेज एरिया होता है, हम तुम्हें वहाँ बिठाएंगे और वहाँ से तुम इलीगली तौर पर यहाँ से मूव कर जाओगे। तो उन दोनों भाई ने मिल के स्मगलर को 150 पाउंड दी थी, लेकिन वो 150 पाउंड लेके वो स्मगलर वहां से चला गया, भाग गया। ये सुनने के बाद प्रदीप बहुत ही परेशान हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने भाई को लिया और ये वक्त था, ये टाइम था 1996 का। 1996 में उसने अपने भाई विजय सैनी को लेके वो दिल्ली चला गया।
क्योंकि वो हिम्मत नहीं हारना चाहता था। जब वो दिल्ली पहुंचा तो उसको इस बात का यकीन हो गया था कि मैं लीगली तौर पे यहाँ से ब्रिटेन या लंदन नहीं जा सकता। तो उन दोनों भाइयों ने दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के चक्कर लगाना शुरू किए, उसकी रैकी करना शुरू की। कहते हैं कि तकरीबन 10 दिन तक लगातार उन्होंने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के चक्कर लगाए और वहाँ की तमाम उन जगहों को देखने की कोशिश की जहाँ से वो इंटर हो सकते हैं, जहाँ सिक्योरिटी थोड़ी कम है। 1996 का साल था, अक्टूबर का महीना था। 10 दिन उन्होंने रैकी की क्योंकि वो पंजाब से निकलना चाहते थे, ब्रिटेन पहुंचना चाहते थे। पुलिस यहाँ बहुत तंग कर रही थी, वक्त उन दोनों के पास बहुत ही कम था। तकरीबन 10 दिन रैकी करने के बाद जब उन्होंने इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया कि वो कहाँ से इंटर हो सकते हैं, ब्रिटेन एयरवेज की फ़्लाइट्स किस टाइम पे लैंड करती हैं, किस टाइम पे टेक ऑफ करती हैं, ये तमाम तर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी ये सब उन्होंने हासिल कर ली थी, कलेक्ट कर ली थी। रात का वक्त था, दोनों भाई इस साथ में बैठे हुए थे कि कब ब्रिटेन एयरवेज की फ़्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार हो और हम इलीगली तौर पे वहाँ जाएं। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इतनी मुश्किल में और इतना कड़ा फैसला ले, और उस टाइम पे उनके दिमाग में कितनी सारी बातें चल रही होंगी। खैर, उन्होंने इन बातों को एक साइड पे रख कर और उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब कुछ भी हो हमें यहाँ से जाना है। ब्रिटिश एयरवेज की जो फ्लाइट है, जब क्रू मेंबर सारा जा चुका था और फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार थी, तो किसी तरीके से वो दोनों भाग के वहाँ उस लैंडिंग गियर बॉक्स तक पहुँच गए। उस लैंडिंग गियर बॉक्स तक पहुंचे जहां वो बैठना चाहते थे, क्योंकि तस्कर ने उनको बताया था कि वो उनको इलीगली तौर पे उस जगह पे बिठाएगा जहां पे लोगों का सामान लगेज रखा जाता है, लेकिन वहां तक उनकी एक्सेस नामुमकिन थी। क्योंकि प्रदीप समझदार था और तेज दिमाग वाला भी था, तो उसने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया हुआ था। उसने ये मालूमात इकट्ठी की हुई थी कि लैंडिंग बॉक्स में इतना एरिया होता है कि वो बंद होने के बाद भी वहाँ इतनी जगह होती है कि वहाँ एक बंदा बैठ सकता है। तो एक लैंडिंग बॉक्स में प्रदीप बैठ गया और दूसरे लैंडिंग बॉक्स में विजय। आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ ने अपने रनवे पे भागना शुरू किया। देखते ही देखते जहाज़ हवा में चला, लैंडिंग गियर बॉक्स बंद हो गए। अब ना क्रू मेंबर जानता है, ना पायलट जानता है, ना ही कोई ग्राउंड स्टाफ जानता है कि इस जहाज़ में 2 लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके पास ना तो टिकट है, ना पासपोर्ट है, ना वीज़ा है, और सबसे बड़ी बात वो एक ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ से बचना नामुमकिन है। कहते हैं कि इस जहाज़ ने जो अपनी हाईएस्ट पीक पकड़ी इस पूरी फ्लाइट के दौरान, क्योंकि 10 घंटे की फ्लाइट होती है, तो 10 घंटे की फ्लाइट के अंदर जो हाईएस्ट पीक इस जहाज़ ने पकड़ी वो 40,000 फीट की बुलंदी थी। जी हाँ, 40,000 की बुलंदी, यानी माउंट एवरेस्ट से भी 10,000 मजीद बुलंदी। जो वहाँ पे टेम्परेचर था वो -60 था, -60, और तेज़ हवाएं। आप सोच सकते हैं कि कोई इतने टेम्परेचर, इतनी हवा में कोई जिंदा रह ही नहीं सकता। तो कहानी को थोड़ा मूव फॉरवर्ड करते हैं। 10 घंटे बीत गए। 10 घंटे गुजरने के बाद जहाज ने हीथ्रो एयरपोर्ट पे अपनी लैंडिंग की। यूजुअली जब जहाज लैंड करता है तो सबसे पहले जो लगेज के क्रू होता है वो आता है ताकि लोगों का लगेज निकाल सके और लगेज को बाहर लेके जा सके, ताकि लोग अपने अपने रास्तों पे गामजन हो जहाँ वो जाना चाहते हैं। तो जो सबसे पहला शख्स वहां पहुंचा तो उसने देखा कि जमीन पे एक बर्फ की सिल है। वो देख के घबरा गया। जब वो थोड़ा उसके करीब गया तो उसने देखा कि वो एक इंसान है और इस इंसान की सांसें चल रही हैं। उस इंसान की सांसें चल रही हैं, लेकिन उस जहाज में सिर्फ एक ही शख्स निकलता है, प्रदीप से। तो जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाया जाता है, बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर कुछ देखे कि इस इंसान की सांसें चल रही हैं। सबसे पहली ज़रूरी चीज़ इसकी जान बचाना है, वो उसको लेके हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। अब पूरे यूके की न्यूज़ एजेंसीज, पूरे यूके के मीडिया पे एक कोहराम सा मच जाता है कि आखिर ये शख्स कौन है जो लैंडिंग बॉक्स में छुप के यहाँ आया है। जब उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, सिक्योरिटी के अंदर वहाँ पे उसका इलाज किया जाता है, इलाज शुरू हो जाता है। डॉक्टर हैरान परेशान है जब डॉक्टर्स को ये पता चलता है कि ये उस एयरलाइन में बैठ के आया है जो कि 10 घंटे 40,000 फीट -60 टेम्परेचर। वो हैरान हो जाते हैं। 4 से 5 दिन गुजरते हैं तो प्रदीप को होश आता है। प्रदीप होश में आते साथ सबसे पहला सवाल करता है कि मेरा भाई कहाँ है। जब सिक्योरिटी एजेंसी उससे सवालात करना शुरू करती हैं तो वो अपनी पूरी कहानी बताता है कि किस तरह वो दोनों वहाँ से बैठ के और लंदन आना चाहते थे और वो इलीगली तौर पे यहाँ पहुंचे हैं। डॉक्टर्स इस बात का यकीन करने को तैयार नहीं होते कि कोई शख्स इस तरह जिंदा बच ही नहीं सकता। खैर, डॉक्टर्स अपनी तहकीक कर रहे होते हैं।
वहीं 4-5 दिन गुजर जाने के बाद पुलिस को रिचमंड सरे से एक फ़ोन कॉल रिसीव होती है कि यहाँ पे हमें किसी इंसान की लाश मिली है, आप यहाँ पे आके इसकी जो तहकीक है वो स्टार्ट करें कि आखिर ये शख्स कौन है। जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो और उसको सीधा डॉक्टर के पास ले जाती है तो डॉक्टर बताते हैं कि इस इंसान की मौत दिमाग फटने की वजह से हुई और ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई, और वो शख्स कोई और नहीं, प्रदीप का भाई विजय था। वहीं विजय का इंतज़ार, प्रदीप का इंतज़ार ख़त्म होता है। उसको पता चलता है कि मेरे भाई विजय की जो है वो मौत हो चुकी है, और डॉक्टर्स की जो फैक्ट फाइंडिंग्स होती हैं वो जब सामने आना शुरू होती हैं तो पता चलता है कि जब प्रदीप बच कैसे गया। डॉक्टर्स का कहना है कि या तो इसकी बॉडी ने उस तरह से बिहेव करना बंद कर दिया, एक ऐसी पोजीशन में चला गया जहाँ पे इसको कुछ फील नहीं हो रहा था। खैर ये एक मौजज़ा था कि प्रदीप सैनी बच गया। और प्रदीप सैनी ने बताया कि किस तरह जब जहाज़ का लैंडिंग बॉक्स बंद हुआ और यख बख्ता हवाएं थी और ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई जलजला आ रहा है, दिमाग ऐसे लग रहा था कि फट जाएगा इंजन के शोर से, लेकिन वो फिर भी बच गया। अब प्रदीप वहाँ पे बच तो गया, लेकिन वहाँ की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं और जो कोर्ट्स है वो एक्टिव में आए कि एक शख्स किस तरह से यहाँ पे इलीगली तौर पे आके रह सकता है। कोर्ट में प्रदीप का केस चलना स्टार्ट हुआ, लीगल काम स्टार्ट हुआ। प्रदीप ने एक लाइन वहाँ पे बोली अपने कोर्ट में कि मुझे ज़्यादा दुख ना होता कि हम दोनों मर जाते, और मुझे बहुत खुशी होती कि हम दोनों यहाँ पहुँच जाते अपने भाई। मैंने अपने भाई को खो दिया है और अब मैं यहाँ से वापस नहीं जाना चाहता। 1996 से लेके 2014 तक ये केस चला, और जो 2014 में जो अदालत की जो रिजल्ट सामने आया, जो अनाउंसमेंट सामने आई, उसमें अदालत ने ये लिखा कि भले ही प्रदीप इलीगली तौर पे यहाँ पे है, लेकिन उसने बहादुरी दिखाई है। वो वहाँ पे इतने उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो चुकी थी कि वो वहाँ से निकलना चाहता था, वो यहाँ आना चाहता था। तो अदालत ने उसको लीगल करार दे दिया, उसको वहाँ की नेशनलिटी भी दे दी। और प्रदीप अब तकरीबन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और तकरीबन 6-7 महीने पहले की बात है कि उसका एक इंटरव्यू निकल कर सामने आया था जिसमें उसने बताया कि मेरी अब एज जो है वो 42 साल हो चुकी है। उसने वहाँ शादी कर ली है और 2 बच्चे भी हैं उसके। और मज़े की बात यह है कि प्रदीप ने उस इंटरव्यू में बताया कि जिस एयरपोर्ट पे वो मुर्दा लाश की तरह आया था, आज वो वहीं पे फूड डिलीवरी का काम करता है और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन वो अभी भी कहता है कि मुझे अभी भी वो जो 1996 का वो जो सफ़र था वो मेरे दिमाग से जाता नहीं है। मुझे अभी भी कभी कभी रात को नींद नहीं आती, मैं उठ जाता हूँ। आज भी मेरे जहन में वो आखिरी मुलाकात मेरे भाई से मुझे याद है कि जब हम दोनों लैंडिंग बॉक्स पे बैठ रहे थे, जब मैंने आखिरी दफ़ा उसको देखा, वो सब मुझे याद है। मैं वो सब भूलना चाहता हूँ, लेकिन वो सब मैं भूल नहीं सकता। तो कहानी यहाँ ख़त्म होती है, और आपसे अगली वीडियो में एक और नई स्टोरी के साथ, एक और नई कहानी के साथ मिलूंगा। अगर आपको मेरे ये YouTube चैनल पे ये कंटेंट अच्छा लगा हो और आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।